गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट अरस्तु, जिस पर हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज हम उसका अंतिम भाग प्लेटो और अरस्तु का एक तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। प्लेटो व अरस्तु की पारस्परिक निकटता और वैचारिक मतभेद राजनीति शास्त्रियों के लिए विशेष उत्सुकता का उत्पन्न करते हैं। अरस्तु 20 वर्षों तक अपने गुरु की अकादमी में अध्ययन अध्यापन करते रहे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो स्वयं प्लेटो ने उसे अकादमी का मस्तिष्क कहा, लेकिन समय के साथ उसका चिंतन स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करने लगा और उसे प्लेटो की अनेक मान्यताओं की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। यद्यपि अरस्तु अपने गुरु के जीवन काल तक अकादमी में बने रहे, किंतु दोनों के मध्य मतभेद काफ़ी गहरे हो गए। इसका प्रमाण प्लेटो की अनेक टिप्पणियाँ थीं और ये वैचारिक मतभेद इनके बीच में आपस में बढ़ते चले गए, जिसका कुछ प्रमुख बिंदुओं के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। पहला है, प्लेटो व अरस्तु का सबसे मौलिक अंतर उनकी अध्ययन पद्धति में दिखाई देता है। जैसा कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति के संदर्भ में बताया जा चुका है कि वे आगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लेटो मूलतः निगमन पद्धति से अपने निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो विशेष की तुलना में सामान्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, किंतु अरस्तु के संबंध में कहा जा सकता है कि वे सामान्य की अपेक्षा विशेष के गहन और संपूर्ण विवेचन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, पद्धतियों का यह अंतर मूलतः इस कारण है कि उनके उद्देश्य प्राप्ति के साधन अलग अलग हैं। तीसरा, प्लेटो के समान ही अरस्तु ने भी एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है, लेकिन अरस्तु का कहना है कि प्लेटो ने अपने राज्य में व्यक्ति और राज्य को एकीकृत कर दिया है। आदर्श राज्य का अति एकीकरण अंततः राज्य को ही समाप्त कर देगा, क्योंकि राज्य की प्रकृति अनेकता की होती है। अरस्तु के शब्दों में राज्य अनेक व्यक्तियों से नहीं, अनेक प्रकार के व्यक्तियों से निर्मित होता है। वहीं चौथा पॉइंट है, अरस्तु को सबसे अधिक आपत्ति दार्शनिक शासक के सिद्धांत से है। प्लेटो को इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि दार्शनिक शासक ही नगर राज्य की बुराइयों से नागरिकों को बचा सकते हैं, क्योंकि दार्शनिक विवेक ही की प्रतिमूर्ति होते हैं, अतः वे किसी कानून या परंपरा के बंधन से बंधे हुए नहीं होते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून का अभाव और विवेक का प्रभुत्व होता है। अरस्तु मानते हैं कि दार्शनिक शासक के समान सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का मिलना अत्यंत कठिन है, अतः किसी सामान्य व्यक्ति के अनियंत्रित शासन की अपेक्षा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, स्थापित होना श्रेष्ठकर है, क्योंकि कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जबकि श्रेष्ठतम व्यक्ति भी अपनी भावात्मक कमजोरियों का शिकार हो सकता है। पांचवें पॉइंट की जो आलोचना है, अरस्तु भी अपने गुरु के समान राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था स्वीकार करते हैं, फिर भी वे प्लेटो की अपेक्षा अधिक व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च पद प्रदान करने के बावजूद वे व्यक्ति के हित को नज़रअंदाज नहीं करते। यही कारण है कि वे संरक्षक वर्ग के लिए प्रस्तावित संपत्ति व परिवार के साम्यवादी सिद्धांत का घोर विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर अरस्तु का ये मानना है कि संपत्ति और परिवार व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। छठा पॉइंट है, प्लेटो का परिवार का साम्यवाद केवल सामूहिक परिवार की अवधारणा तक ही सीमित होता है। वह स्त्रियों को समान राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते हैं। यद्यपि प्लेटो यह स्वीकार करते हैं कि स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में कुछ कमज़ोर होती हैं, लेकिन जहां तक सार्वजनिक कार्यों का प्रश्न है, यह पुरुषों के समान ही सक्षम व प्रभावशाली होती हैं। अरस्तु को महिला मुक्ति की प्लेटोवादी उद्घोषणा पसंद नहीं है। उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों से न केवल शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, बल्कि क्षमता के लिहाज से भी निम्न है। इस वर्ग को शासन संचालन या सुरक्षा का गुरुतर कार्य
स्वप्न समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अरस्तु की धारणा का सार है कि मौन ही स्त्री का सौंदर्य है तथा वह ही उसका साम्राज्य होता है। वहीं 7वां पॉइंट है कि इस एक बिंदु पर दोनों के अनेक मतभेद हैं। प्लेटो शुद्ध आदर्शवादी, काल्पनिक किंतु प्रगतिशील है। अरस्तु यथार्थ आदर्शवादी, व्यवहारिक किंतु अनुदारवादी है। एथेंस के समाज में स्त्रियों की दशा तत्कालीन भारतीय समाज, जिसे घोर परंपरावादी समाज माना जाता है, की तुलना में काफ़ी दयनीय थी। प्लेटो मानव जाति के इस अपरिहार्य अंग यानी स्त्री को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार द रिपब्लिक में दासों का कोई जिक्र नहीं है। प्लेटो के समय में एथेंस की जनसंख्या में 2/3 भाग दासों का था। दासता का समर्थन न करके प्लेटो इस वर्ग को भी मुक्त कर रहे हैं। लेकिन अरस्तु, जिसे मैक्सी ने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है, स्त्री पराधीनता व दासता का समर्थन करके स्वयं को अनुदारवादी ही प्रमाणित करते हैं, जो उनकी वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिलोम है। 8वां पॉइंट है, अंततः एक और जो मेन उनका अंतर है दोनों के विचारों में, प्लेटो के निष्कर्षों से आलोचक असहमति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि उसकी वैचारिक दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट है। वह किसी दुनिया में नहीं है। वह जिन सिद्धांतों को उचित मानते हैं उसे तर्कपूर्ण तरीके से प्रमाणित करते हैं तथा पुनः कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतर्विरोध नहीं उत्पन्न करते। अरस्तु में व्यापक अंतर्विरोध है, साथ ही वह दुविधाग्रस्त भी लगता है। जैसे दासता का समर्थन वैज्ञानिक आधार पर न करके परंपरा के आधार पर किया गया है। वे मानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, स्वामी तथा विवेकहीन लोग दास होते हैं। उन्हें वह यह भी कहते हैं कि दासों में जितनी बुद्धि होती है कि वे अपने स्वामी के आदेशों को समझ सकें। अरस्तु से यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या स्वामी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति में समान बौद्धिक क्षमता होती है? यदि दासता का आधार विवेकहीनता है, तो किंचित मात्र भी विवेक रखने वाले व्यक्ति को दास क्यों बनाया जाता है? इसी प्रकार अरस्तु की दुविधा को समझने के लिए उसके शासन संबंधी विचार को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्लेटो को राजतंत्र में आस्था है और वह उसे सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु का झुकाव लोकतंत्र की तरफ है, क्योंकि वह मानते हैं कि एक व्यक्ति की तुलना में अनेक व्यक्तियों का समूह अधिक बुद्धिमान होता है। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ संविधान का सवाल आता है, तो वह जानते हैं जनता के शासन यानी रूल ऑफ द पीपुल के स्थान पर मध्यम वर्ग के शासन रूल ऑफ द मिडिल क्लास को सर्वोत्तम संविधान सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार वे निरंकुश तंत्र से घृणा भी करते हैं और उसे बचने का व्यापक सुझाव भी उपलब्ध कराते हैं। फिर भी इन मतभेदों को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाने का प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर मैक्सी का कहना है कि दोनों विचारक समान नैतिक भाव, व्यवस्था के प्रति समान उत्साह, संयम के प्रति सम्मान, प्रेम, न्याय और विवेक के प्रति समान निष्ठा, शिक्षा में समान विश्वास, मानवता में समान आस्था तथा सदजीवन गुड लाइफ की प्राप्ति के लिए समान व्यग्रता प्रदर्शित करते हैं। इस उद्देश्यगत समानता के समक्ष उनके उपागमों का अंतर अधिक महत्व नहीं रखता, क्योंकि अलग अलग रास्ते पर चलने के बाद भी दोनों दार्शनिकों की मंजिल एक है। सदजीवन की उपलब्धि ही उनका अंतिम लक्ष्य है। प्लेटो और अरस्तु के मध्य का वैचारिक मतभेद द लॉ के संदर्भ में भी महत्वहीन हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, हम इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदर्श राज्य बन जाता है क्योंकि लॉ में प्लेटो दार्शनिक शासक और साम्यवाद के सिद्धांतों को त्याग कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु का द पॉलिटिक्स की शुरुआत वहीं से होती है जब प्लेटो के द लॉज का अंत होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।